जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इस चैप्टर को, मेटलर्जी चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं और वहां पे जनरली जो हमने डिस्कस किया है वो ये था कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लो रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाई रिएक्टिव वालों के लिए, ठीक है ना। हाई रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट जो है किया जाता है और स्पेशली हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास एल्यूमिनियम रहेगा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम को किस तरीके से आपके पास एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। लेकिन अगर मैं बॉक्साइट की बात करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो एल्यूमिनियम का ओर रहता है, जो आपके पास एल्यूमिनियम का ओर है, जो मेन ओर की बात करता हूं मैं, चलिए इसको मैं मेन ओर की बात करता हूं, वो आपके पास बॉक्साइट है, BaUXIT, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Al2O3.2 of H2O। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से विजिबिलिटी अच्छी नहीं है क्या, सब कुछ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि यहां से हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है किसको, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2 of H2O से यहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेसेस वही रहेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पे हम 3 मेन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। जो पहला रहेगा वो आपके पास रहेगा बेयर्स प्रोसेस, BAERE इस तरीके से, ठीक है ना, बेयर्स प्रोसेस। दूसरा रहेगा आपके पास हॉल एंड हेरोल्ड, हॉल एंड हेरोल्ड, हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस की बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम हुप्स प्रोसेस की। ये तीनों ही आपके पास प्रोसेस हैं, ठीक है ना। इन 3 प्रोसेस से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम पहले के टाइम की बात करते हैं, देखिए अभी भी और पहले भी एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे, क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जा रहा है आपके पास एल्यूमिनियम, पहले भी अभी भी। लेकिन पहले भी पाया जाता था, लेकिन पहले के टाइम पे ना सोने से भी ज्यादा महंगा था एल्यूमिनियम, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा था, एक टाइम की बात है। और ये बात है आपके पास 1885 1886 से पहले की, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, प्योर फॉर्म में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम था, हो ही नहीं पा रहा था। फिर हमारे पास 1886 में, 1885 में ही आपके पास काम प्रोसेस शुरू हो गया था। और लगभग उन्होंने उससे पहले ही काम शुरू किया था, लगभग 3 साल के आसपास का जो काम है उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड लगाकर किया था। हॉल एंड हेरोल्ड्स का ये सबसे ज्यादा मतलब उनको श्रेय दिया जाता है। और उन्होंने 1886 के बाद फिर ये जो एल्यूमिनियम है वो धीरे धीरे जो आपके पास वो सस्ता होना शुरू हो गया। रीजन सिंपल है, क्योंकि हमने कन्वीनियंटली इसको निकालना शुरू कर दिया, फिर हमारे पास बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम हो गए, उसके बाद हमारे पास वो कॉस्टली जो है वो सस्ता बन गया। मतलब सिंपल सी बात ये है। तो ये 3 मेथड को हम किस प्रोसेस से, किस तरह से हम आपके पास डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसी मेथड को हम केमिकल मेथड कहते हैं, या फिर इसी मेथड को हम लीचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, केमिकल मेथड कर रहे हैं, लीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं। याद है ना, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करते थे, याद कीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर लास्ट वीडियो में, जहां आपको मैंने ग्रेविटी सेपरेशन सिखाया था, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक सेपरेशन सिखाया था, दोनों का एक ही नाम था। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन सिखाया था, फिर फ्रोथ फ्लोटेशन सिखाया था। ये सभी जो मेथड्स थे आपके पास, उसी में आपके पास आता था केमिकल मेथड, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर टारगेट इज टू हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। और आपको बता दिया कि बॉक्साइट है क्या भाई, तो बॉक्साइट कुछ और नहीं है, ये है आपके पास Al2O3.2 of H2O। इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आई ना बात समझ में, इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं एल्यूमिनियम को। तो सबसे पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 1 ग्राइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा आपके पास, ग्राइंड करेंगे और पाउडर्ड के फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, पाउडर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है, ओके। अगर पाउडर्ड के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो इसी में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो हीट करने से होता क्या है, जो भी मॉइस्चर रहते हैं, ये मॉइस्चर फ्री बन जाता है, मॉइस्चर फ्री बन जाता है। कौन, आपके पास बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये क्या नाम है इनका,
बेयर्स प्रोसेस। अब आते हैं हमारे पास बेयर्स प्रोसेस भाई, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास जो बेयर्स प्रोसेस है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बेयर, अरे 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 भाई तुम्हें क्या दिक्कत आ रही, तुम चलो भाई, क्या दिक्कत आ रही, तुम आराम से चलते रहो, ठीक है, ओके। अब इनका बेयर्स प्रोसेस का क्या कहना है, ये दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। ये क्या करता है, बॉक्साइट को कन्वर्ट कर देता है एल्यूमिना में। अब होता क्या है बॉक्साइट और होता क्या है एल्यूमिना। बॉक्साइट तो आपको बता दिया Al2O3.2 ऑफ H2O। तो एल्यूमिना क्या होता है, तो एल्यूमिना होता है Al2 एल्यूमिना। अब ऐसा ही नहीं कि सिंपली हीट किया और आपके पास कन्वर्ट हो चुका, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो आपको पढ़ना है। तो अब हमें स्पेशली बेयर्स प्रोसेस देखना है। तो बेयर्स प्रोसेस, व्हाई डू वी यूज बेयर्स प्रोसेस, to convert bauxite into alumina. What is bauxite? Al2O3.2 H2O. Now what is alumina? Al2O3, ठीक है ना, Al2O3। तो बॉक्साइट तो हमने आपको बता दिया कि ये होता है, लेकिन एल्यूमिना क्या होता है आपके पास, एल्यूमिना को तो एल्यूमिना ही लिख दिया मैंने। बच्चा तुम साइड हो जाओ, ये इतना लैग क्यों कर रहा है। एल्यूमिना, एल्यूमिना सिर्फ आपके पास Al2O3 रहता है। ये सिर्फ हीट करने से नहीं हुआ, इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए गए हैं, और वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं अभी हमें वही चीज डिस्कस करनी है और कुछ नहीं। तो चलो और फटाफट प्रोसेसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला स्टेप रहता है आपके पास, जो सबसे पहला स्टेप रहता है आपके पास, वो है आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसको लगभग हीट किया जाता है 140 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में, और लगभग ये 2 से 8 घंटे तक ये काम कॉन्टिन्यूसली चलता है। इतना भी आसान नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से काम चलता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट निकल कर आता है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, NaAl, फिर आपको लिखना है O2, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। याद रहेगा, इसको याद रखना आपको, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, ये है आपके पास। और उसके बाद आपके पास साथ में वाटर भी निकलता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा लें, यहाँ पे 3 लगा लें, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम डबल करना था ना, यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे 2 हो गए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास ये और यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, ये इधर रिएक्टेंट है, ये भी और ये भी, ध्यान से, ठीक है। और एरो पे लिख दिया, घबराइएगा नहीं, इधर लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो ये कहानी होगी आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की। उसके बाद का काम किया जाता है, इसको ना डाइल्यूट किया जाता है, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1 था भाई, ध्यान रखना है, ये बेयर्स प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 था। अब हम आपको स्टेप नंबर 2 बताने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में बेयर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, NaAl, बेशक आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग 140 टू 150 के आसपास का है। तो इसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, वाटर में इसको मिलाकर इसके टेम्परेचर को लोअर किया जाता है, लगभग 50 डिग्री के आसपास लाया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज किया जाता है इसको। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है आपके पास, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास नीचे सेटल डाउन हो जाता है और साथ में आपके पास वाटर जो है वो वाटर ही निकलेगा ना, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास निकलता है। तो ये कहानी आपके पास ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या है ये आपके पास प्रेसिपिटेट, इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और बाद में इस वाले प्रेसिपिटेट का हम यूज करते हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ आपके पास, ये स्टेप याद रखना है बेयर्स प्रोसेस का। हो सकता है आपसे स्पेशली अलग से बेयर्स प्रोसेस के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब है आपके पास बेयर्स प्रोसेस में तीसरा स्टेप में जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसे हीट किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है, और कितना हीट किया जाता है भाई, तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 1000 के आसपास। और जब हीट किया जाता है तब आपके पास ये एल्युमिनियम Al2O3 और साथ में आपके पास वाटर भी रिलीज कर देता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको। और मेन चीज हमारा जो टारगेट था वो हमें मिल चुका है, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना। बेयर्स प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बेयर्स प्रोसेस समझ में आया ना। बेयर्स प्रोसेस ने
बॉक्साइट को एल्यूमिना में तो कन्वर्ट करना सिखा दिया, लेकिन इसके आगे मतलब बड़ी दिक्कत होती थी, यहां से निकाल ही नहीं पाते थे। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन की तरफ कुछ ज्यादा ही तगड़ा स्टेबिलिटी दिखाता है, उनसे एफिनिटी ज्यादा होती है इनकी ऑक्सीजन से, तो आपस में एक बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है, तो आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए सेपरेट होता नहीं है। और यही रीजन है कि हम मतलब जो एल्यूमिनियम जो है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाते। तो अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब जाकर मुझे मिला है ये सिंपल वाला, जिसे हम एल्यूमिना कह रहे हैं। अब इस एल्यूमिना को हमें क्या करना है, यहाँ से हीट करके और जो भी हमें प्रोसेस यूज करना है वहां से हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ के बाद क्या क्या प्रोसेसेस को यूज करने पड़ेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। या आपने बेयर्स प्रोसेस कंप्लीट किया 3 स्टेप में, आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ये 3 स्टेप जो आपको मैंने समझा दिए बेयर्स प्रोसेस के, स्पेशली बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करने के, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए भाई। और उसके बाद आते हैं हमारे पास हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस, हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेसेस हैं यहां से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन देखिए नॉर्मली एक अगर आप लोगों ने, अगर हम दिमाग चलाएं थोड़ा सा कि भाई हमें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल चुका है, और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि हमारा टारगेट क्या रहता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। मेटल ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते थे, रिडक्शन, फिर हम करते थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह। तो जो रिडक्शन यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते वो चीज समझिए। अभी अभी मैंने आपको वैसे बता भी दिया था, हम रिडक्शन करते थे या तो कार्बन का यूज करके, या तो हाइड्रोजन का यूज करके, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके, और ये तीनों ही इसको कैन नॉट रिड्यूस, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा एफिनिटी होना ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, स्टेबल होना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, ऑक्सीजन को यहाँ से नहीं हटा पाता, और यही रीजन है कि एल्यूमिनियम हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और यही रीजन है कि इससे पहले एल्यूमिनियम महंगा होता था, 1886 से पहले एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा महंगा होता था। और बाद में 1886 में जब हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस आपके पास आ गया, जहां से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया, और ये बात है 23 फरवरी 1886, इस टाइम पे हॉल अपना एक्सपेरिमेंट किया, वहां से एल्यूमिनियम जब उनको मिल गया, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जहां से उनको एल्यूमिनियम मिल गया, तो उस एल्यूमिनियम को लेकर गए कहां पे, अपने प्रोफेसर के पास, और वहां पे उनको जब दिखाया था उनको पता चला, अरे भाई साहब क्या तगड़ा काम कर दिया, प्योर एल्यूमिनियम जो उनको वो मिल गया था। और वहां से फिर आपके पास एल्यूमिनियम को जो रेवोल्यूशन है वो आपके पास स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही ज्यादा मतलब अब यूज होने लगा है हर एक चीज में ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो, ठीक है। चलिए तो आइए हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसमें अब हम यहाँ पे हमने आपको बताया, एक तो इस तरह से हम रिड्यूस नहीं कर सकते, दूसरा चीज कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम हीट करके सीधा हम एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं पॉसिबल था। रीजन है सिंपल, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा थी, मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज्यादा थी, कितना 2050 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लो भाई 2000 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस में। और आपको मैं बता दूं, एट दिस टेम्परेचर एल्यूमिनियम स्टार्ट्स वेपराइजिंग, तो वेपर्स बनाने शुरू कर देते हैं इस वाले टेम्परेचर पे। तो वैसे भी जब हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस करने गए थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को चूज किया कि करंट का यूज करके हम काम करेंगे और यहाँ से एल्यूमिनियम को निकालेंगे। हालांकि उन्होंने निकाला भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़े उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़ गए, पहली चीज, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज कर रहे हैं तो मुझे फ्यूज्ड एल्यूमिनियम चाहिए। फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का क्या मतलब है, मेल्टेड फॉर्म में चाहिए, मेल्टेड वाला, ठीक है ना। तो मेल्ट क्या हुआ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड था, उसे मेल्ट करते हैं तो मेल्ट हो रहा था 2050 डिग्री सेल्सियस पे, और इस वाले टेम्परेचर पे आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो वेपर्स बना के उड़ जाता है। अब अगर ये वेपर्स बना के उड़ जाएगा तो क्या बेनिफिट हुआ भाई, कुछ भी नहीं। तो फिर ये टेंशन में आ गए भाई हॉल एंड हेराल्ड, भाई ये क्या बात हुई भाई, अब तो हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कुछ टाइम के बाद करते करते इनको पता चला कि भाई साहब एक तगड़ा काम हो चुका है। अगर मैं Na3Al और F6, जिसे हम एक और है, ये और है किसका,
एल्युमिनियम का ही, देखिए एल्युमिनियम का ही और है, और इसे हम बोलते हैं क्रायोलाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। तो जब इनका मिक्सर इन्होंने इसमें डाला, और एक और चीज इन्होंने डाला था कैल्शियम फ्लोराइड, इसको हम कहते थे फ्लोर्सपर। फ्लोर्सपर, इसका नाम क्या? कैल्शियम फ्लोराइड का फ्लोर्सपर। इन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह इनको यूज किया था, इनको मिक्स कर दिया था किसमें? एल्युमिनियम में। अच्छे से समझिएगा, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिना में एक तरीके से, ठीक है ना, ये आपके पास एल्यूमिना है। इन्होंने इस वाले प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? इन्होंने ये जो एल्यूमिना था उसमें इसको भी मिक्स किया और इसको भी मिक्स किया। ये क्या है? क्रायोलाइट है। ये क्या है? एक ओर है। कैसा ओर है? किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। और CF2 फ्लोरोस्फर को यूज किया। अब ये इन दोनों को यूज करने का पीछे का रीजन क्या था? इसने लोअर कर दिया था मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट इसने कम कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट कितना कम किया? सीधा गिरा दिया इसको 950 डिग्री सेल्सियस पे, 950 डिग्री सेल्सियस पे। और इस वाले टेम्परेचर पे अब आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो वेपराइज नहीं हो रहा था। लो भाई, सबसे बढ़िया काम इन्होंने कर दिया। साथ ही इन्होंने कंडक्टिविटी भी बढ़ाने का काम किया था, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका क्या काम था? फ्लोरोस्फर का। फ्लोरोस्फर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट था। क्या काम था? क्या काम था? ये सॉल्वेंट था, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स कर देता था। ये मिक्सर का काम करता था, ठीक है, ये मिक्सर का काम करता था। साथ ही ये कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता था, कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता था। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिना था वो एक लगभग नॉन कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का बनाने के लिए इसमें ये वाली चीजें मिक्स करी गई। साथ ही इसका टेम्परेचर जो 2050 पे मेल्ट होता था, अब वो 950 पे मेल्ट होने लगा, तो फ्यूज्ड फॉर्म में मिलने लग गया। और वहां से अब आपके पास बहुत बढ़िया तरीके से काम जो है वो होने लग गया। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो ये जो प्रॉब्लम आ रहे थे उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उन्होंने दो एक्स्ट्रा चीजें आपस में उनको मिलाकर एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया गया था। उसके बाद अब आप आ जाइए हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस में, एक्चुअल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में। तो कंटेनर ले लिया फिर से, ठीक है, और इन्होंने यहां पे कार्बन की कुछ इस तरह से बना रखी थी, ट्रिंग करके, 1 3 4 लगा लीजिएगा, 2 3, चलिए मैं 3 लगा लेता हूँ इस तरीके से। ये क्या? कार्बन के रॉड्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास? कार्बन के रॉड्स हैं और कुछ नहीं है, ग्रेफाइट कह लीजिए। एक को हम एनोड बनाएंगे और एक को हम क्या करेंगे आपके पास? कैथोड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक लाइनिंग बनाई थी, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इस तरह से एक, अरे व्हाइट का सिलेक्ट किया भाई मैंने, नहीं ब्लैक ही सिलेक्टेड है, 1 मिनट। ये यहाँ से एक लेयर बना देना इस तरीके से, इस तरह से हमने एक लेयर बनाया है। व्हाइट का भी समझ में आ जाएगा, ये भी आपके पास कार्बन का ही रॉड्स की लेयर है, और ये नीचे भी उसी चीज के ही आपके पास है, लेकिन ये ना थोड़ा सा स्लोपी बनाना है आपके पास इस तरह से। और क्यों स्लोपी बनाना है वो भी हम आपको भी समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से ऐसे करके इधर भी बना दीजिए, ठीक है ना, ये वाली चीज है आपके पास। डन, ओके। तो इतना कुछ बनाने के बाद अब आप देखिए ये वाले कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली चीजें जो है वो आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर रहा है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये जो पिंक पिंक्स है आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके पास। और इस इलेक्ट्रोलाइट्स में है क्या क्या वो चीज आप समझिए एक बार अच्छे से। इस इलेक्ट्रोलाइट्स में है क्या अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट, इस यहाँ पे मैं लिख तो मैं इलेक्ट्रोलाइट रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में ये वही 3 चीजें जो अभी हमने आपको समझाया। क्या क्या है? क्रायोलाइट है, दूसरा कैल्शियम फ्लोराइड है, इसको फ्लोरोस्फर कह रहे हैं, और तीसरा एल्यूमिना है। तीनों का यहाँ पे क्या है? मिक्सर है। और तीनों की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी भी है। जो आपके पास एल्यूमिना है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20% था, ठीक है। और जो आपके पास क्रायोलाइट था, क्रायोलाइट इसे लगभग 60% रखा गया था, 60%। और कैल्शियम फ्लोराइड आपके पास CF2 जो था आपके पास फ्लोरोस्फर, वो फिर से आपके पास 20% के आसपास रखा गया था, टोटल 100%। तो एल्यूमिना सिर्फ और सिर्फ 20% है, ये सबसे ज्यादा रखा गया ताकि वो टेम्परेचर को लोअर डाउन करें और आराम से हम उसे निकाल सके, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शंस की कि किस तरीके से रिएक्शंस हुआ था। ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है पहले वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो व्हाइट वाला है ना, ये व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला है आपके पास, उसे हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ये कुछ और नहीं है, कार्बन का ही है ना, ग्रेफाइट है। और आपको पता है कैथोड क्या होता है आपके पास? नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? एनोड का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं भाई? एनोड का काम कर रहे हैं। और ये क्या आपके पास? पॉजिटिव है। तो यहां से आप निकाल कर नेगेटिव कह सकते हैं और यहां से निकाल कर आप इसे पॉजिटिव बोल सकते हैं। कैथोड और एनोड हमने बता दिया। अब यहां से करंट आएगा और सारा जो प्रोसेस है वो आपके पास स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो कौन कौन से रिएक्शन होंगे सबसे पहले, वो चीज़ों के भी थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप सबसे पहले सभी रिएक्शंस की बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे, तो वो एक बार देख लीजिए फटाफट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सबसे पहले सभी आयंस देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं क्रायोलाइट को तोड़ता हूँ Na3Al(F6), अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो सोडियम +1 कितने टूटेंगे वो छोड़ दीजिए। सोडियम का आयन होगा, एल्युमिनियम का आयन होगा और फ्लोरीन का आयन होंगे। ये 3 आयन यहां से मिल गए। कैल्शियम फ्लोराइड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कैल्शियम के आयन मिलेंगे और फ्लोरीन के आयन मिलेंगे। अगली चीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या था? एल्यूमिना। तो एल्यूमिना से अगर मेरे को तोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? एल्युमिनियम के आयन मिलेंगे और साथ में आपके पास ऑक्सीजन के आयन्स मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ कि कैटाइंस कौन कौन है, कैटाइंस कौन कौन है और आपके पास एनायंस कौन कौन है। इससे आगे की चीजों को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर आना चाहिए। याद कीजिए, हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर अच्छे से करवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो चीज आपको आना चाहिए। आइए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब कैटाइंस कौन कौन से हैं? सोडियम है, कैल्शियम है और साथ में आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद नेगेटिव में आपके पास फ्लोरीन है और आपके पास ऑक्सीजन है। ये आपके पास 2 एनायंस हैं। 3 कैटाइंस है, आपके पास 2 एनायंस है। अब कैथोड और एनोड पे कौन जाता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता था और जो सबसे पहला फैक्टर था वो यही था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास सबसे नीचे कौन है, लोअर कौन है, वो सबसे पहले जाकर डिस्चार्ज होएगा। कैटायंस हमेशा कैथोड पे डिस्चार्ज होता है, एनायंस हमेशा एनोड पे डिस्चार्ज होता है। तो अगर मैं कैटायंस की बात करता हूँ, यहाँ पे कैटायंस की बात करता हूँ, अच्छे समझ लीजिएगा। तो कैटायंस में एक सोडियम है, एक कैल्शियम है, एक एल्युमिनियम है। और जब आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सबसे नीचे इन तीनों में से कौन है? एल्युमिनियम। और यही रीजन है कि सोच समझकर ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स किए गए थे और उसको मिक्स किए गए थे ताकि जाकर कोई और दूसरा मेटल जाके डिपॉजिट ना हो जाए, हो तो हो एल्युमिनियम ही हो, ठीक है। तो अब यहां से अब क्या हो रहे हैं? एल्युमिनियम जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और एल्युमिनियम कहां पे डिस्चार्ज होंगे भाई? नो डाउट कैथोड पे होंगे, है ना। कहां पे डिस्चार्ज होंगे? आपके पास कैथोड पे। तो अब मैं रिएक्शंस लिख देता हूं, कहां पे? कैथोड पे लिखता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कैथोड का रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा? एल्युमिनियम जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है आपको पता है, और एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लो भाई आपका एल्युमिनियम तैयार है कैथोड पे। अब कैथोड हमने किसको माना था? ये वाले ये इसको व्हाइट वाले को देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे स्लोपी बनाने के पीछे एक रीजन है, यहाँ पे होल है और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है और यहाँ से आपके पास क्या होंगे? ये बाहर निकल रहा है एल्युमिनियम। लो भाई स्लोपी इसलिए बनाया ताकि इधर से और यहाँ से भी और इधर से भी खिसक खिसक के यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये सभी क्या है आपके पास? कैथोड है। और कैथोड पे कौन मिल रहा है आपको? एल्युमिनियम मेल्टेड फॉर्म में। वो इधर से निकलकर टैप लगा हुआ बाहर निकलता जा रहा है, प्योर एल्युमिनियम आपको मिलता जा रहा है। ये था आपके पास हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान समझिएगा। एनोड का भी रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर को जाकर देखिए कौन कैसे किस पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन, एनोड पे कैसे किस तरीके से हो रहा है, सभी चीजें वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके अब एनोड की अगर हम बात करते हैं तो एनोड में 2 नेगेटिव वाले हैं। तो इनमें से कौन जाकर जाएगा? पहले कौन जाएगा? तो फ्लोरीन ऊपर आता है, ऑक्सीजन नीचे आता है। आपको मैंने नेगेटिव एनायंस वाली जो सीरीज है वो भी हमने आपको बता रखा है। तो ऑक्सीजन जाकर आपके पास एनोड पे चिपक जाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे? तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर दिया। लूज कर दिया। आप इधर भी लिख सकते हैं -2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर लिखेंगे तो प्लस का लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो वैसे भी आगे चल के ये नेसेंट ऑक्सीजन तो रहता नहीं है, तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना लेता है? O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है आपके पास। तो इसको आपके पास 2 बनाने पड़ेंगे। इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और ये क्या बना लेगा आपके पास? 4। अब इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम करने के लिए इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन आपको कैथोड पे और एनोड पे दोनों ही सेम मिल जाए। और ये चीज हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में भी सिखा रखा है।
तो अब इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए ऑक्सीजन गैस निकल गई ना, अब कैथोड से यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर जा रही है, आपको मेरे बात ध्यान से समझना है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया मैंने, O2 लिखने, ऑक्सीजन बाहर जा रही है। ऑक्सीजन जब बाहर जाता है तो ये है तो कार्बन के ही रॉड्स, ये है आपके पास क्या, कार्बन 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 है आपके पास, और जब यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना लेता है, और वो यहाँ से वेपराइज हो जाते हैं। यहाँ से आपके पास वो जो है वो वेपराइज हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपके पास CO एंड CO2 गैस भी वेपराइज होते चले जाते हैं, तो ये वाले धीरे 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 ये क्या होते हैं आपके पास, गायब होते चले जाते हैं, ठीक है ना, खत्म हो जाते हैं ये वाले रॉड्स। तो ये टाइम टू टाइम रिप्लेस भी करना पड़ता है, एनोड को ना रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। आई ना बात समझ में, टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस करना पड़ता है, और रिप्लेस करने के पीछे के रीजन पता चला ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से एनोड पे ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो धीरे 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 ये घिस जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको टाइम टू टाइम एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है, और उसके बाद ये सारे काम जाते हैं होते हैं। तो ये आपके पास कैथोड और एनोड की रिएक्शन थी। हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस अब आपके पास यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है। लेकिन ये जो एल्युमिनियम मिला है आपको कैथोड पे, ये जो टैप से आपके पास बाहर निकल कर आया आपके पास एल्युमिनियम, ये भी आपके पास 100% प्योर नहीं है, 100% अभी भी ये प्योर नहीं है, फिर से वही 95% प्योर वाला मिला है ना। तो अब इसको प्योर करने के लिए एक और प्रोसेस का हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हुप्स प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस, इस हुप्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो आपने जो रिफाइनिंग में देखा है वही किया जाता है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैसे होगा ध्यान समझिएगा। इसमें ना इन्होंने बताया था कि 3 लेयर बनाते हैं। सबसे बॉटम वाले लेयर में इम्प्योरिटीज वाले को रखा जाता है, इम्प्योर एल्यूमिना को रखा जाता है, इम्प्योर एल्यूमिना। अब ये जो इम्प्योर है वो कौन सा है, हमने जो एल्युमिनियम निकाला है वो 95% वाला, 95% प्योर वाले की बात कर रहे हैं, जिसे हम इम्प्योर कह रहे हैं, ठीक है ना। और बीच में कुछ फ्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फ्लोराइड्स इलेक्ट्रोलाइट बनाए जाते हैं। और जो तीसरा वाला लेयर होता है, वो होता है आपके पास एक प्योर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, और यहाँ पे आपके पास प्योर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों को ही अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप इसमें इस तरीके से ये जो डाउन वाला नीचे, यहाँ पे आप कार्बन के रॉड्स लगा सकते हैं ताकि वो बात करे एनोड का। यहाँ आपके बार ये जो बनेगा ना वो एनोड का बनेगा, समझिएगा क्यों, क्योंकि इम्प्योर वाला हमेशा क्या रहता है, एनोड रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास एनोड बना गया, ठीक है। और सबसे ऊपर आपके पास जो कार्बन के इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आपके पास कैथोड रहेंगे, ये आपके पास नेगेटिव वाले रहेंगे और ये आपके पास पॉजिटिव वाले रहेंगे। अब फिर से वही वाले रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा भाई, जो पहले बताया था। यहाँ पे ये वाला आप ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये डाला हुआ है यहाँ से, और ये यहाँ तक आया हुआ इम्प्योर वाला। अब यहाँ पे फिर से वही वाले सारे रिएक्शन करंट देंगे भाई, पॉजिटिव, और यहाँ से नेगेटिव से जाएगा तो करंट जा रहा है आपके पास। करंट जाने के बाद क्या होता है, जो इम्प्योर वाले हैं कैथोड वाले, जो रिफाइनिंग का सेम प्रोसेस, इतना भी चेंज नहीं है, ध्यान से, बस इसमें थोड़ा सा लेयर बनाकर आपको समझाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होंगे एल्युमिनियम, यहाँ से क्या होगा और यहाँ से क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम क्या होगा, कैथोड की रिएक्शन लिख लेना भाई। कैथोड पे क्या होगा, यहाँ से एल्युमिनियम के आयंस जाएंगे, एल्युमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एल्युमिनियम क्या कन्वर्ट हो रहे होंगे, एल्युमिनियम +3 में, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ से एल्युमिनियम आयंस बनते जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आकर चिपकते जा रहे हैं। यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट प्योर, अब यहाँ पे जो हमारे पास एल्युमिनियम मिल रहा है वो आपके पास 99.9% प्योर एल्युमिनियम जो है वो आपको मिल रहा है। और अब जाकर ये जो चीज़ है वो प्रोसेस वो आपके पास कंप्लीट हुआ है। हुप्स प्रोसेस के बाद आपने एल्युमिनियम को निकालना सीख लिया है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन, गॉट इट। चलिए अगर कुछ डाउट भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको क्या करना है, अपने डाउट को भेज देना, आपको पर्टिकुलर वीडियो का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास एक छोटी सी चीज और है जिसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन।
थर्माइट रिएक्शन, ठीक है ना, या फिर इसे हम एल्यूमिनो थर्मो प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं इसीलिए, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करवा देते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ। क्यों कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि ये आपके पास रिड्यूस होता है और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास लगभग 3000 डिग्री के सेल्सियस के आसपास चला जाता है। फिर ये रिड्यूस करा देता है ऑक्सीजन को, तो आपके पास आयरन मिलता है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड साइड हो जाता है। ये जो आयरन है वो मेल्टेड के फॉर्म में है और ये जो मेल्टेड आयरन है यही जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, थर्माइट प्रोसेस का मतलब होता है वेल्डिंग करना। जैसे कि कहीं पे भी आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास एक रेलवे ट्रैक है और यहाँ से ये कट गया है, ये आपके पास रेलवे ट्रैक था और यहाँ से ये वाला आपके पास कट गया है, डिफेक्ट हो गया, क्रैक आ गया है। तो ये जो आयरन का मेल्टेड फॉर्म आपको मिला है ना, वही चीज यहाँ पे फिल किया जाता है, फिल्ड विथ ये जो मेल्टेड आयरन है वो वाला, और बाद में ये क्या होता है, आप कंप्लीट सॉलिड हो गया। इसी चीज को कहते हैं वेल्डिंग का प्रोसेस। आई ना बात समझ में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, वेल्डिंग का प्रोसेस। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो वेल्डिंग करते हुए तो आपको पता चलेगा कि एक लंबा सा रॉड रहता है जिसके ऊपर हीट डालते हैं तो चलता जाता है, मेल्ट होता चला जाता है और जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। तो उसमें वो कुछ और नहीं था, एल्यूमिनियम का रॉड था और उधर से आपके पास जो हीट डाल रहे हैं आयरन क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड है वो आपके पास फिल किया जाता है, तो उसके थ्रू आपके पास आयरन का मेल्टेड वाला फॉर्म मिल जाता है और वो आपके पास ये जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह या फिर किसी आयरन वाले आर्टिकल के क्रैक हो रहते हैं तो उसमें आपके पास फिल करते ही वो आपके पास गैप जो फिल हो जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। आई ना बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि एलॉय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो एलॉय होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रास का नाम सुना है, ब्रास, पित्तल कहते हैं इसको हिंदी में, पित्तल, ब्रास। ये ना कोई मेटल नहीं है पर्टिकुलर, अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो ये कोई मेटल है ही नहीं, है ना। ब्रॉन्ज का नाम आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, वो भी कोई पर्टिकुलर मेटल है ही नहीं। आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो कहीं पे भी वो एलिमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो ये आए कहाँ से और इतने फेमस क्यों है, देखिए ये बनते, मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कॉपर और जिंक के मिक्सर से बनते हैं, कॉपर और जिंक के मिक्सर से बनते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं एलॉय। अब ये एलॉय होता क्या है, एलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर से सुन लीजिए, एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है पूरी तरह से मिक्स हो जाना, मेल्ट हुआ आपस में मिक्स हो गया, पूरी तरह से हो गया। और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि ये हम करवाते क्यों हैं। तो ऐसा करवाने के पीछे का रीजन है, जब हम एक एलॉय बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को बनाते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी लेते हैं दोनों का। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि कोरोजन से बचा जाना, क्योंकि जब दो मेटल्स को मिला देते हैं तो हम कोरोजन नहीं होता उसमें, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम हो जाता है, माइनर सा। तो कोरोजन से छुटकारा पाने के लिए भी हम ये काम करते हैं। आयरन के लिए आप रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग से छुटकारा पाने के लिए हम एलॉय को बनाते हैं। दूसरी चीज होती है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी कई बार हमें ये चीज करनी पड़ती है। आपने निक्रोम का वायर सुना होगा, जो जनरली हीटर वगैरह में यूज किया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है और वो हीट फिर ज्यादा प्रोड्यूस करता है करंट भेजने के बाद। तो उसके पीछे का भी रीजन यही है कि उसकी जो कंडक्टिविटी थी उसमें चेंज लाना, या फिर आप कह सकते हो उसके स्ट्रेंथ में चेंज आना, उसके रेजिस्टेंस में चेंज लाना। तो इन चीजों के लिए हम जनरली एलॉय को करवाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही लिखा है, लेकिन ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। अमलगम भी आपके पास एलॉय होते हैं, लेकिन उसके में अलग अलग अमलगम होते हैं। जैसे कि अमलगम जहां भी वर्ड आया वहां पे समझ लीजिए कोई एक मेटल होगा, उसके साथ मिक्स किया होगा मरकरी का 100%। जैसे मैंने बोला सोडियम अमलगम, तो सोडियम और मरकरी का मिक्सर होगा, वो भी एक एलॉय हो गया। उसी तरह से सोल्डर होता है आपके पास, और उसी तरह से बहुत सारे आपके पास जो है वो एक लिस्ट मिल जाएगी, आप बुक में चेकआउट कर लीजिएगा कि कई ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सोल्डर वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इनको हम कहते हैं एलॉय, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम प्योर वाली चीजें हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो प्योर गोल्ड इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप नॉर्मली उसे पकड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो क्या उससे ज्वेलरीज बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो उसमें कार्बन हो गया या फिर सिल्वर हो गया, उनको मिक्स किया जाता है थोड़ी सी हार्ड बनाने के लिए, ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकें। तो ये चीजें होती है एलॉय से रिलेटेड। और यहाँ पे आपके पास जो है वो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है।
तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई थी सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।